एक और इंस्टेबिलिटी कंडीशन या कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स है जिसे थंडर स्ट्रॉम कहते हैं। थंडर स्ट्रॉम एक ऐसी एक्चुअली कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जिसे फुल्ली अभी तक साइंस ने अंडरस्टैंड नहीं किया है। राइट, का फुल्ली मैकेनिज्म कैसे डेवलप होता है वो नहीं पता, लेकिन जितना भी हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से पता है उतना हम समझते हैं। थंडर स्ट्रॉम होना यानी कि बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है विथ लाइटनिंग एंड थंडर, तो ऐसी सिचुएशन को थंडर स्ट्रॉम्स कहते हैं। थंडर स्ट्रॉम ऑब्वियसली एक ऐसी लो प्रेशर सिस्टम से बनता है जो थर्मली इंड्यूस्ड होती है। ग्राउंड का बहुत ही ज्यादा हीटिंग होना, बहुत ही ज्यादा गर्म होना, और उसकी वजह से उसके ऊपर की इमीडिएट एयर जो है वो भी गर्म होती है, और उसकी वजह से वो एयर वर्टिकली या कन्वेक्शनली ऊपर जाती है। राइट, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्रिएट होता है और बारिश होती है, जैसा हमने इक्वेटोरियल रीजन में देखा था। ऐसी ही कंडीशन जो है बहुत ही स्ट्रांग अगर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बने और लाइटनिंग के साथ और थंडर के साथ अगर बारिश आएगी तो उस इवेंट को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। थंडरस्टॉर्म के डेवलपमेंट के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि यहाँ नीचे ग्राउंड में हीटिंग स्टार्ट होती है, उसके ऊपर की एयर गर्म होना स्टार्ट करती है, एक्सपैंड करती है और ऊपर जाती है। ये एयर अगर वार्म एंड मॉइस्ट, क्योंकि वार्म तो ये गर्म तो हो ही गई बिकॉज ऑफ द हीटिंग, अगर ये मॉइस्ट एयर भी है तो इतना ऊपर जाएगी बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, ऊपर चलती जाएगी और क्लाउड जो है वो बनता जाएगा, जहां से जब तक ये ग्राउंड हीट होगा, जब तक वो गर्म होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जितना लो प्रेशर सिस्टम बनता जाएगा उतनी ही एयर अलग अलग रीजन से वहां पे कन्वर्ज होगी और ऊपर बढ़ती जाएगी। ये सेकंड स्टेज या मैच्योर स्टेज में ये होता है कि एयर जो है एक हाइट तक जो है वो पहुंच जाती है। ये एयर यहाँ जो ऊपर डायरेक्शन में मूव करिए कन्वेक्शनली, वो ऊपर जाती है और एक हाइट के बाद वो ठंडी हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाता है, उस हाइट से ऊपर वो जा नहीं पाती। लेकिन और भी यहाँ पे जो गर्म थी लैंड, उसकी वजह से एयर ऊपर जाती रहती है। अब ये ऊपर एयर जो पहुंच चुकी है वो ठंडी होती है, कंडेंसेशन उसका होता है। राइट, और अगर वो सैचुरेटेड लेवल पे पहुंच जाती है तो उसके अंदर के जो वाटर मॉइस्चर है उसका कन्वर्जन हो जाएगा आइस क्रिस्टल में, और वो आइस क्रिस्टल नीचे डिसेंड होना स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आइस क्रिस्टल आर हैवी। राइट, वो मॉइस्चर से ज्यादा हैवी होता है और वो नीचे डिसेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। एटमोस्फेयर में एक फ्रीजिंग पॉइंट का लेयर होता है, उसके ऊपर एयर जो है वो बहुत ही कम होती है, बिलो 0 डिग्री। ये यहाँ पे आइस क्रिस्टल बन चुके हैं, लेकिन वो आइस क्रिस्टल जब इस लेयर से नीचे आते हैं तब उनका वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्जन हो जाता है और नीचे वो रेनफॉल की तरह आते हैं। राइट, विथ थंडर एंड विथ द लाइटनिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया में बारिश हो रही है, बहुत ही हैवी बारिश हो रही है, और इसकी वजह से जो ग्राउंड में बहुत ही ज्यादा हीटिंग होती है वो कम होती जाएगी। बारिश हो रही है तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था वो थोड़ा ठंडा होता जाएगा, और ठंडा जैसे टेम्परेचर होता जाएगा उस हीटिंग की वजह से जो एयर ऊपर जाएगी वो भी वीकनिंग हो जाएगी। अब वो लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे वीक होता जाएगा, तो इसकी वजह से ये होगा एक सिचुएशन पे कि सारी एयर जो पहुंच चुकी है अब और एयर ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा हो गया है, लो प्रेशर यहाँ पे अभी बना नहीं, तो एयर जो है सिर्फ जो ऊपर चली गई ऑलरेडी, और जो भी ऊपर ऑलरेडी जो आइस क्रिस्टल्स है वो डिसेंडिंग करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे फिर बारिश आएगी। ये लास्ट स्टेज है। यहाँ पे ये जो पूरा क्लाउड है वो पूरा एक टाइम पे उसकी सारी मॉइस्चर या उसका सारा वाटर क्रिस्टल जो है वो नीचे आ जाएगा, बारिश हो जाएगी, फिर ये पूरा क्लाउड जो डिसिपेट हो जाएगा। राइट, दैट द 3 स्टेजेस ऑफ थंडरस्टॉर्म। एयर का राइजिंग होना, एक स्टेज के बाद उसके अंदर का कंडेंसेशन, आइस क्रिस्टल, नीचे बारिश बनना, और फिर राइजिंग एयर का वो बंद हो जाता है और सिर्फ डिसेंडिंग रह जाता है और फिर क्लाउड जो डिसिपेट हो जाता है। दिस इज स्टेजेस ऑफ थंडरस्टॉर्म। दिस इज फॉर योर नोट्स। अब लाइटनिंग इस तरह की थंडरस्टॉर्म में क्यों होती है, ये एक्चुअल में तो पूरी तरह से समझा नहीं गया है कि क्यों लाइटनिंग होती है, बट कुछ ऑब्जर्वेशन पाए गए हैं, और ऑब्जर्वेशन यह है कि इस तरह का जो पूरा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है उसमें -5 to -15 डिग्री के टेम्परेचर का जो रीजन होता है, बीच का रीजन, वो नेगेटिवली चार्ज पाया गया है, और उसके बियॉन्ड जो रीजन है, उसके नीचे या उसके ऊपर के रीजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो ऑब्जर्व किए गए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी ऐसा क्लाउड कोई और क्लाउड या एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तब उसके पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज के कांटेक्ट में आएंगे, तब वहां पे करंट पास होगा और वहां पे लाइटनिंग होगी। पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज के कांटेक्ट में आएगा, करंट पास होगा और लाइटनिंग होगी। यानी कि इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यूमुलोनिम्बस से बन गए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी एयर के अलग अपोजिट उनके जो उसके आयंस के अगर कांटेक्ट में आएंगे तो लाइटनिंग होगी, करंट पास होगा।
थंडरस्टॉर्म के 3 टाइप्स है, थर्मल थंडरस्टॉर्म, ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म एंड द कोल्ड थंडरस्टॉर्म या कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म। थर्मल थंडरस्टॉर्म ऑब्वियसली जैसे इक्वेटोरियल रीजन में बनता है बिकॉज ऑफ द थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर सिस्टम। ग्राउंड का बहुत ही ज्यादा हीटिंग होना, एयर जो है राइज कर रही है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहा है और वहां पे हैवी रेन होगी विथ लाइटनिंग एंड थंडर। तो उस टाइप के थंडरस्टॉर्म को हम थर्मल थंडरस्टॉर्म कहेंगे। ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल जो मैंने बताया था, अगर ओरोग्राफिक रेनफॉल में ऐसा हो रहा है कि एयर अगर बहुत ही ज्यादा हाइट का ये हिल है या उसका स्लोप बहुत ही ज्यादा स्टीप है, तो उस वार्म और मॉइस्ट एयर का बहुत ही स्टीप और सडन अपलिफ्टमेंट होगा और उसकी वजह से ऐसी एयर भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्रिएट कर सकती है और बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल आएगा। ऐसी सिचुएशन जो हिली एरिया में बहुत ही ज्यादा रेनफॉल आता है उसे क्लाउड ब्रस्ट कंडीशन कहते हैं। चेरापूंजी में जनरली इस तरह की क्लाउड ब्रस्ट कंडीशन होते हैं क्योंकि चेरापूंजी में अलग अलग हिल्स के पास के बीच में चेरापूंजी लोकेटेड है। एयर जब पास होते हैं बहुत ही ज्यादा उनका अपलिफ्टमेंट होता है और ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, राइट। क्लाउड ब्रस्ट शायद आपने सुना होगा, लास्ट ईयर सुना गया था ये वर्ड जब उत्तराखंड का फ्लड सिचुएशन हुई थी, राइट। और क्लाउड ब्रस्ट सिचुएशन जो होती है बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना प्रिडिक्ट करना। सिर्फ वेदर डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट कर सकता है कि हैवी रेनफॉल आएगा, बट ये प्रिडिक्शन नहीं हो सकता कि वो क्लाउड ब्रस्ट कंडीशन होगी, कितना ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा, राइट। और आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो फ्लड आया था उसके पीछे रीजन सिर्फ क्लाउड ब्रस्ट का नहीं था बट ह्यूमन इंड्यूस काफी रीजन थे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब भी किसी भी लैंड पे अगर फॉरेस्ट होता है और वाटर वहां से पास हो रहा है तो जो ट्रीज होते हैं उनके रूट्स दे एक्ट लाइक ए टाइनी डैम्स, वो वाटर और सॉइल को पकड़ के रखते हैं, वाटर को भी नीचे ग्राउंड वाटर तक ले जाते हैं प्लस वहां की जो सॉइल उसे पकड़ के रखते हैं। अब जब वहां पे उस एरिया में अगर हम डिफॉरेस्ट हो जाए यानी ट्री अगर हम निकाल दें फिर अगर वाटर पास होगा तो उस लैंड की टॉप सॉइल है उसे इरोड करके नीचे मेन स्ट्रीम तक ले जाएगा, राइट। तो एक इसकी वजह से जो मेन रिवर है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सेडिमेंट्स बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ वेरी हाई इरोजन। सेकेंड रीजन ये होता है हमारे डैम्स। डैम्स होता है सबसे पहले कि वो रिवर के नेचुरल फ्लो को ब्लॉक करते हैं, राइट। हम रिवर को नेचुरल फ्लो को ब्लॉक करते हैं, उसे एक रिजर्वॉयर में स्टोर करते हैं, धीरे धीरे रिवर को पास करके हम वहां से टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। लेकिन इस वजह से क्या होता है कि जब नॉर्मल रिवर का जो फ्लो है वो डैम में ब्लॉक होता है तब वो इतना अपना पाथ में जो भी सेडिमेंट को इरोड करके लाती है वो डैम के पास ब्लॉक हो जाता है और सिर्फ थोड़ा सा पानी बाहर रहता है और इतने सालों तक जब तक ये फ्लड गेट्स उसके बंद रहते हैं वो रिवर के सारे सेडिमेंट्स डैम के पास में जो है वो डिपोजिट होते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं। जब ऐसी फ्लड सिचुएशन आती है डैम्स की कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ जाता है, डैम को बचाने के लिए हमें सारे फ्लड गेट्स ओपन कर देने पड़ते हैं और उसकी वजह से इतने सालों तक वो रिवर ने जो सेडिमेंट्स इकट्ठा किया है वो भी हम एक साथ डाउन स्ट्रीम रिलीज कर देते हैं। तो एक रीजन डिफॉरेस्टेशन से ऑलरेडी रिवर में बहुत ज्यादा सेडिमेंट है। दूसरा, फ्लड गेट जैसे हमने ओपन किए इतने सालों से जमा हुआ सेडिमेंट्स भी हम नीचे के रीजन को दे रहे हैं और जितना वाटर में इतना ज्यादा सेडिमेंट्स होता है उतने ही ज्यादा वो डिवास्टेटिंग इफेक्ट करता है, तो बहुत ज्यादा फोर्स होता है और बहुत ही ज्यादा वो डैमेजिंग इफेक्ट करता है। तो ये सारे रीजंस है बिकॉज ऑफ द बिहाइंड द उत्तराखंड फ्लड। थर्ड टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म, कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म। कोल्ड फ्रंट में जैसे हम देखते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन में जैसे बनता है एक कोल्ड एयर मास होता है, वार्म एयर मास होता है और वार्म एयर मास जो है उससे ज्यादा कोल्ड एयर मास ज्यादा एक्टिव होता है और कोल्ड फ्रंट बनता है। तब बहुत ही स्टीपली एयर का इस तरह से मूवमेंट होता है क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ही स्टीप होता है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। तो वहां पे उस टाइम पे जो थंडरस्टॉर्म आता है उसे कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म कहते हैं। ये थंडरस्टॉर्म बहुत ही लोकलाइज्ड इवेंट होती है, कई कई बहुत ही छोटे रीजन में अचानक से इस तरह की इवेंट बनती है। दे आर नॉट द रेगुलर फिनोमिना, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। प्रीलिम 2001 का क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू वेरी बेसिक नॉलेज अबाउट दिस साइक्लोन्स। Which one of the following weather condition is indicated by a sudden fall in barometric reading? Sudden fall in barometric reading यानी sudden fall in the pressure, बहुत ही लो प्रेशर इंटेंस सिस्टम कब बनती है, वो कैसे इंडिकेट होती है? मतलब स्टॉर्मी कंडीशन में ऐसा होगा कि सडन लो प्रेशर सिस्टम, काम वेदर में या कोल्ड एंड ड्राई वेदर में या हॉट एंड सनी वेदर में। स्टॉर्मी कंडीशन में, स्टॉर्मी कंडीशन का मीनिंग ही ये है, स्टॉर्मी कंडीशन यानी साइक्लोनिक कंडीशन। साइक्लोनिक कंडीशन यानी इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम, तो बैरोमेट्रिक रीडिंग एकदम से फॉल हो जाएगा, एकदम से लो प्रेशर सिस्टम होगा, तब वहां पे साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी या स्टॉर्मी कंडीशन बनेगी। तो आंसर विल बी ए।
काम वेदर या कोल्ड एंड ड्राई वेदर दे इंडिकेट द हाई प्रेशर सिस्टम। तो हाई प्रेशर में बैरोमेट्रिक रीडिंग हमेशा हाई होगी, राइट, नॉट द लो। हॉट एंड सनी वेदर में स्टार्टिंग हो सकता है, हॉट एंड सनी वेदर में शायद लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है, इट हैज द पोटेंशियल, बट स्टॉर्मी कंडीशन इट इंडिकेट्स इट्स अ लो प्रेशर सिस्टम। एक और ऐसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है जिसे टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो की एक यूनिक चीज ये है कि ये भी लैंड पे डेवलप होता है, लेकिन बहुत ही छोटे एरिया में डेवलप होते हैं, और ये दूसरे साइक्लोन की कंपेयर में इनका लो प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होता है, राइट, और इसलिए ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं, और उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन से हमने देखा ये कैसे अलग है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ वाटर बॉडी पे डेवलप होंगे, टॉर्नेडो जो है वो लैंड पे डेवलप होंगे। हम कई बार देखते हैं कि कई बार जब समर सीजन में हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस हीटिंग हो जाती है, और कई जगह पे लोकलाइज्ड लेयर पे एयर जो है वो राइज करती है, फिर बारिश आती है, राइट। दे आर नॉट द ऑनसेट ऑफ अवर मानसून। हमारे मेन मानसून में जो बारिश होती है वैसी नहीं होती, इक्वेटोरियल रीजन में जैसे होती है इंटेंस हीटिंग की वजह से एयर का राइजिंग होना और वहां पे बारिश आना, राइट। तो ऐसी जो इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से जो वहां पे ये कैटास्ट्रॉफिक या इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, उसे टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमने देखा कि टेम्परेट साइक्लोन सिर्फ लैंड पर पास होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वाटर बॉडी पे बनता है, जैसे ही लैंड पर आएंगे वो वीक होते जाएंगे। बट टॉर्नेडो में ऐसा है कि वो वाटर और लैंड दोनों पे सर्वाइव कर सकता है। वो लैंड पे बनता जरूर है, लेकिन उसके बीच में अगर कोई वाटर बॉडी आ गई तो उसको भी वो सक्शन करके, इस तरह के पानी उसको सक्शन करके उसके ऊपर क्लाउड तक ले जाएगा, और इस तरह के टॉर्नेडो के फीचर को वाटर स्पाउट कहते हैं, राइट। एक और चीज बताना भूल गई अबाउट थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म जो होता है वो सिर्फ लैंड पे डेवलप होता है, लेकिन वो जैसे लैंड से वाटर में जाएंगे वो वीक हो जाएंगे, रिवर्स टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्योंकि थंडरस्टॉर्म को डेवलप होने के लिए लैंड का बहुत ही ज्यादा हीट होना जरूरी है, राइट, और बहुत ही ज्यादा लैंड की हीट की वजह से वो एयर गर्म होती है और राइज होती है। लेकिन ऐसी अगर सेम सिचुएशन अगर हम वाटर में देखें तो वाटर लैंड से कम गर्म होगा, ज्यादा ठंडा होगा, और इसीलिए जब थंडरस्टॉर्म वाटर बॉडी पे जाता है उसे वो हीट जो उसका सोर्स है वो नहीं मिल पाता, और जैसे थंडरस्टॉर्म लैंड टू वाटर जाएगा वो वीक होता जाएगा, कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन जो वाटर में डेवलप होता है, और वाटर टू अगर लैंड जाए तो वीक हो जाएगा, राइट। टॉर्नेडो जो है वो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस वाटर स्पाउट फीचर। वाटर को भी वो सक्शन करेगा और खुद स्ट्रांग होता रहेगा। टॉर्नेडो जनरली इस तरह की टेम्परेट टू 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस के, सॉरी नॉट सेल्सियस बट लैटिट्यूड के रीजन में पाए जाते हैं। फ्रीक्वेंसी यूएसए की ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसे टॉर्नेडो वैली कहते हैं यूएसए में, कि वहां पे टॉर्नेडो को आने की बहुत ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। 20 टू 60 डिग्री के बीच में ये ज्यादा पाए जाते हैं, वेरी लेस इन इंडिया। सो टॉर्नेडो। अब एक फीचर के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे पोलर वर्टेक्स कहते हैं। पोलर वर्टेक्स पोल रीजन के साइक्लोन्स और सिर्फ पोल रीजन में पाए जाते हैं, और सिर्फ विंटर सीजन में वो बनते हैं। ये जो पोलर वर्टेक्स होते हैं, ये साइक्लोन की स्पान बहुत बड़ा होता है, अराउंड 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक उनका स्पान होता है, राइट। ये सिर्फ अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर पे बनते हैं, राइट, यानी कि ट्रोपोपोज और जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है उसके बीच में इस तरह के जो है साइक्लोन पोल रीजन में डेवलप होता है। क्यों डेवलप होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं? मैंने अभी जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा। जेट स्ट्रीम में बोला कि 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम होते हैं, और मैंने बताया कि 3 टेम्पररी जेट स्ट्रीम होते हैं। एक टेम्पररी जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, और दूसरा था सोमाली करंट, वो तो हमारे इंडियन मानसून से कनेक्टेड थी। तीसरा मैंने टेम्पररी जेट स्ट्रीम बताया था, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम यहाँ पे नॉर्दर्न पोल में और सदर्न पोल में विंटर सीजन में नाइट में डेवलप होता है। ये जो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम होते हैं, क्योंकि वो जेट स्ट्रीम है वेस्टर्लीज के अंदर एम्बेडेड है, उसके अंदर रहते हैं, इसलिए वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंड बहुत ही कम है, इसलिए वेस्ट टू ईस्ट उनकी मूवमेंट सर्कुलर हो जाती है, राइट। तो उन पोलर नाइट जेट स्ट्रीम की सर्कुलर मूवमेंट की वजह से यहाँ पे पोलर रीजन में डेवलप होता है साइक्लोन्स, जिसे पोलर वर्टेक्स साइक्लोन्स कहते हैं। इन साइक्लोन्स की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर का जो एरो है, दे आर शोइंग द मूवमेंट ऑफ पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। वो इस तरह से मूव करके साइक्लोन को जो है वो डेवलप करते हैं। लेकिन हमने देखे इधर रोजबी वेव्स।
रोजबी वेव यहाँ पे नीचे वेस्टर्ली विंड इस तरह से मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जैसे इंडेक्स साइकिल चेंज होती है, ऊपर का जो कोल्ड एयर है, चिलिंग एयर है, वो नीचे पुश करती है और नीचे का वार्म एयर है उसे ऊपर पुश करती है। और वार्म एयर का पुशिंग कई बार इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि ऊपर की जो चिलिंग एंड फ्रोजन एयर थी जो पोलर वर्टेक्स के अंदर थी, वो पोलर वर्टेक्स जो है वो टूट जाएगा और नीचे ऊपर की पोलर चिलिंग और ठंडी एयर जो है वो यहाँ नीचे टेम्परेट रीजन तक आ जाएगी, राइट। यानी कि पोलर वर्टेक्स जो है उसका डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, वो टूट जाएगा बिकॉज ऑफ द रोजबी वेव्स। और उस कंडीशन में ये होता है कि जब यहाँ ऊपर पास होने वाले बहुत ही चिलिंग ठंडे विंड्स -80 डिग्री वो यहाँ नीचे, वो पूरे वर्टेक्स का ब्रेक होने की वजह से वो यहाँ नीचे टेम्परेट रीजन तक आ जाते हैं और इसीलिए वहां पे कोल्ड वेव फेस होता है। ऐसा यूएसए में 2040 में आ चुका है, पोलर वर्टेक्स कोल्ड वेव कहते हैं उसको। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी उस टाइम पे यूएसए में, नॉर्दर्न यूएसए या ग्रेट लेक्स रीजन उनको कहते हैं। उस रीजन में आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कोल्ड वेव फ्रोजन कंडीशन हो गई थी। उसका रीजन पोलर की जो ठंडी विंड्स थी वो नीचे आ गई थी, राइट। इसे पोलर वर्टेक्स कंडीशन कहते हैं। उससे एसोसिएटेड और एक कंसेप्ट है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये जो पोलर वर्टेक्स विंटर सीजन में बने हैं, तो इस साइक्लोन, ये ऑब्वियसली सिंपली एक तो है साइक्लोन, पोलर वर्टेक्स पोलर रीजन में बनने वाले साइक्लोन्स, और उनकी वजह से वहां पे क्लाउड्स डेवलप होता है। ये जो क्लाउड्स होते हैं वो तभी डेवलप होते हैं जब टेम्परेचर -80 डिग्री से कम हो जाता है और विंड क्लाउड्स की हाइट 12 to 22 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। अब हमें पता है कि पोल रीजन में ट्रोपोस्फियर जो वो अराउंड 8 किलोमीटर तक ही है, राइट। तो ये उसकी हाइट, इन क्लाउड्स की हाइट स्ट्रेटोस्फियर में भी एंटर कर देती है अराउंड 12 to 22 किलोमीटर। यानी स्ट्रेटोस्फियर में भी जो गैसेस है वो भी इस क्लाउड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इन क्लाउड्स के अंदर मेनली जो पाए जाते हैं कंस्टिट्यूएंट्स वो है वाटर ड्रॉपलेट्स, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पर बनते हैं पोलर रीजन में, इसीलिए उनको स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड भी कहते हैं। इन क्लाउड के अंदर जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करता है कि जब भी विंटर सीजन में पोलर रीजन में इस तरह के पोलर वर्टेक्स बनेंगे, राइट, और ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड डेवलप होंगे, उन क्लाउड के अंदर का नाइट्रिक एसिड एटमोस्फेयर में ऑलरेडी जो मौजूद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी ऐसे गैसेस जो हमारे रेफ्रिजरेंट और कूलेंट में यूज किए जाते हैं, राइट, और फिर हमारे एटमोस्फेयर में रिलीज किए जाते हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो उनकी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है। वो स्ट्रेटोस्फीयर के लेवल पर हाइट पे पहुंच जाते हैं और अराउंड 100 ईयर्स तक वो वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो इन पोलर वर्टेक्स के कांटेक्ट में आते हैं और उसके अंदर का नाइट्रिक एसिड इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ रिएक्शन करता है और एक एक्टिव क्लोरीन बना देता है, यानी क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देता है। विंटर सीजन में ही ये डेवलप होता है, समर सीजन में पोलर वर्टेक्स डिसिपेट हो जाता है, ये क्लाउड जो है वो डिसिपेट हो जाता है। फिर समर सीजन में ये होता है कि ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऑलरेडी बन चुका है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो ओजोन होता है उसके साथ रिएक्शन करता है। ओजोन का हमें पता होगा कि ओजोन यानी O3, राइट, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ इन दी ओजोन। तो ये जो क्लोरीन है वो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स O2 के साथ कंबाइनली बना के क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अलग से सस्पेंड होता है। तो इस वजह से ओजोन का जो पूरा O3 मॉलिक्यूल था उसका ब्रेकअप हो जाता है और इसी की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन या उनमें डिक्रीज जो है वो स्टार्ट होता है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि पोलर वर्टेक्स जब भी विंटर में बनेंगे उनके स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनेंगे, उसके क्लाउड के अंदर के नाइट्रिक एसिड क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन बनाएगा और वो क्लोरीन हमारे ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हम हमारे एटमोस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं और उसी की वजह से विंटर सीजन में ये पोलर वर्टेक्स और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बहुत ही ज्यादा क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हमारे एटमोस्फेयर में जो है रिलीज करते हैं और इसी की वजह से बहुत ही ज्यादा ओजोन का डिप्लेशन हो चुका है। इसका अगर हम कंपेयर करें तो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है यानी कि जो आर्कटिक ओशन है, राइट, वहां पे पोलर वर्टेक्स बहुत ही वीक डेवलप होगा क्योंकि पोलर वर्टेक्स या स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड को बनने के लिए -80 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए और ये ओशन है आर्कटिक ओशन,
और नीचे है एंटार्क्टिका लैंड। तो ओशन जो है वो उस लैंड की कंपेयर में इतना ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता, वो वीक रहता है, प्लस एयर मिक्सिंग भी उस लेवल पे आर्कटिक ओशन की होती रहती है। लेकिन एंटार्क्टिका जो है वो आइसोलेटेड है, लैंड है, और उसका टेम्परेचर विंटर सीजन में बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। और इसी की वजह से पोलर वर्टेक्स जो है बहुत ही स्ट्रांग एंटार्क्टिका पे डेवलप होते हैं। और जितने पोलर वर्टेक्स स्ट्रांग होते हैं उतने ही स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनेंगे, उतना ही नाइट्रिक एसिड होगा और उतना ही ज्यादा ओजोन का डिप्लीशन होगा। इसलिए हमारा जो ओजोन का डिप्लीशन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बना है, जो अराउंड आर्कटिक से बना है, उसे ओजोन डेंट कहते हैं। बहुत ही छोटा सा वो डिप्लीशन है। लेकिन एंटार्क्टिका के पास बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स बहुत ही ज्यादा ओजोन का डिप्लीशन हो, जिसे ओजोन होल कहते हैं, राइट। अब हमें पता है कि जैसे हमने देखा कि ओजोन का डिप्लीशन इट इज बिकॉज ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस। पोलर ह्यूमन काइंड पोलर वर्टेक्स के बनने के प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, न ही हम कंट्रोल कर सकते हैं कि उसके अंदर के स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में नाइट्रिक एसिड जो है उसको कम नहीं कर सकते हैं, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं ला सकते। हमारे हाथ में यही है कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे एटमोस्फेयर में रिलीज करना कम करें, तभी हमारा ओजोन जो डिप्लीशन है वो कम हो सकता है। उसके लिए इंटरनेशनली एक प्रोटोकॉल बना था इन 1987, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इनका रेटिफिकेशन के बाद इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दी 1989। इस प्रोटोकॉल के सिग्नेटरीज कंट्री को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की रिलीज पे रिस्ट्रिक्शन था, राइट। जो भी कूलेंट है यानी कि रेफ्रिजरेटर है, एसीज, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होता है उसकी जगह पे उनको सब्स्टिट्यूट गैसेस का यूज करना था, राइट। और इसी की वजह से अराउंड 197 कंट्रीज ने उनको रेटिफाई किया था। और ये जो रेटिफाइड किया था सारी कंट्रीज जो सिग्नेटरी कंट्रीज से, ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लायंस इस ट्रीटी का हुआ और आज तक ये सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योंकि इस प्रोटोकॉल को साइन करने के बाद 2040 में पता चला कि हमारा ओजोन लेयर जो है वो रिकवर करना स्टार्ट हो चुका है। पूरा उसको जो कंप्लीटली रिकवर करने के लिए अभी भी हमें 50 to 70 ईयर्स लगेंगे, लेकिन उसकी रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेट कंप्लायंस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो टॉपिक जो अभी मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ वो है अल नीनो एंड ला नीना टॉपिक। लेकिन अल नीनो और ला नीना को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की प्रेशर सिस्टम को समझना जरूरी है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर सिस्टम है जो हमें अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारी नॉर्थ टू साउथ जाने वाली या वर्टिकल प्रेशर सिस्टम्स, राइट। हमने उस प्रेशर सिस्टम में देखा था कि इक्वेटर रीजन में जो बनते हैं हेडली सेल बनते हैं, राइट। जो एयर की मूवमेंट ऊपर के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू नीचे के इक्वेटर लो प्रेशर तक एयर जाती है, यानी इस तरह के वर्टिकल सेल या प्रेशर सेल उस तरह के हमारे पूरे प्लैनेट पे बनते हैं। हाइडली सेल वर्टिकल सेल है, फेरल सेल या पोलर सेल, इस तरह के वर्टिकल सेल जो होता है, राइट। उसके अलग से कुछ हॉरिजॉन्टल प्रेशर सिस्टम भी या प्रेशर सेल भी हमारे अर्थ पर बनते हैं। उसका रीजन है कि कुछ लैंड ऐसे होते हैं जहां पे अगर हाई प्रेशर सिस्टम बन गई और कुछ लैंड के अराउंड लो प्रेशर सिस्टम बन गई तो एयर हॉरिजॉन्टली एडवेक्शन मूवमेंट करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। और उस लो प्रेशर रीजन में आने के बाद एयर राइज करेगी, राइट। और एयर जब वहां पे राइज करेगी तब वहां पे क्लाउड डेवलप होगा, कंडेंसेशन होगा, हाई प्रेशर सिस्टम होगी, फिर वहां से डाइवर्जेंस होगा और वहां पे यहाँ जिस जो हाई प्रेशर रीजन जो है उस रीजन पे आके वो डिसेंड करेगी, राइट। और इसी तरह की हॉरिजॉन्टली प्रेशर सिस्टम भी अर्थ पर बनती रहती है, राइट। एक होती है ऐसी नॉर्थ टू साउथ वर्टिकल प्रेशर सिस्टम और एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रेशर सिस्टम ऑन अर्थ, से वॉकर सेल कहता है। वॉकर एक जोग्राफर्स थे और उन्होंने इस तरह के हॉरिजॉन्टल प्रेशर सिस्टम की डिस्कवरी की थी। इन वॉकर सेल जो है इस तरह का साउथ पैसिफिक ओशन में भी बनती है। साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है नियर पेरू, वहां पे एक हाई प्रेशर सिस्टम बनती है और ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न साइड पे एक लो प्रेशर सिस्टम बनती है। इस वॉकर सेल की खासियत यह है कि जनरली इस तरह की सिचुएशन रहती है कि साउथ अमेरिका के पास हाई प्रेशर और ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर, लेकिन ये जो प्रेशर जो सिस्टम है उसमें ऑसिलेशन होता है, यानी कि 3-4 साल के बाद ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे हाई प्रेशर हो जाएगा और साउथ अमेरिका में लो प्रेशर हो जाएगा, यानी कि उनके प्रेशर में ऑसिलेशन या इंटरचेंजिंग होती है, राइट। ये इस साउथ पैसिफिक ओशन में आने वाले वॉकर सेल की खासियत है।
और इसीलिए उसे साउथ ऑसिलेशन कहते हैं, और ये अल नीनो से रिलेटेड है, इसलिए उसे अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या एनसो कहते हैं, राइट। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। साउथ अमेरिका के पेरू के पास नॉर्मल कंडीशन में हाई प्रेशर सिस्टम होगी, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल कंडीशन में लो प्रेशर सिस्टम होगी। यानी कि नॉर्मल ईयर में ऐसा होगा, यहाँ साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हमने करंट्स में देखा था, इक्वेटोरियल करंट्स पास होता है, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट्स यहाँ इस तरह ईस्ट टू वेस्ट पास होंगे। ये जो करंट्स होते हैं वो वहां से ईस्ट टू वेस्ट जाते वक्त जब वेस्ट साइड पे पहुंचते हैं, यहाँ पे वाटर का पाइलिंग अप करता है, यानी सारा वाटर ले जाके इस जगह पे पाइल अप करता है, डिपोजिट करता है। अब यहाँ पे इसकी वजह से जो पानी का ये रीजन है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के पास में, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वहां पे लो प्रेशर सिस्टम बनती है जिसे वेस्टर्न पैसिफिक पुल कहते हैं। यानी नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के पास में ये पूरा रीजन है वाटर बॉडी में, उसे लो प्रेशर सिस्टम है, वेस्टर्न पैसिफिक पुल नाम का। यहाँ पे इस वेस्टर्न पैसिफिक पुल है, इसकी वजह से उसके ऊपर की जो एयर है, मैंने पहले बताया था इवोपरेशन में अगर वाटर बॉडी पे लो प्रेशर होता है तो इवोपरेशन को एक्सेलरेट होता है और एयर जो है ऊपर राइज करेगी, मॉइस्ट और वार्म एयर ऊपर राइज करेगी। उसके सामने की कंडीशन यानी पेरू के पास क्या होता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो लो प्रेशर सिस्टम बना है, एयर यहाँ से राइज करेगी, ऊपर जाने के बाद कुछ हाइट के बाद कंडेंसेशन होगा, वहां पे हाई प्रेशर सिस्टम बनेगी और एयर वहां से डाइवर्ज करेगी। कुछ एयर इस तरह से पेरू के पास आएगी, पेरू के कोस्ट पर आके वो यहाँ पे जो है डिसेंड करेगी और इसीलिए पेरू कोस्ट के पास हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होती है। ये नॉर्मल कंडीशन है। ये कंडीशन होती है अपर एयर में होती है, राइट। ये वॉकर सेल एयर में बनता है अबव द ग्राउंड। इस नॉर्मल कंडीशन से ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर कंडीशन है और यहाँ पे इसलिए बारिश होगी, इंस्टेबिलिटी होगी और इसीलिए नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और ये सारे आइलैंड्स है वहां पे बारिश आएगी, राइट। लेकिन ये जो कंडीशन है हाई प्रेशर कंडीशन है, डिसेंडिंग एयर है, स्टेबिलिटी कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पे जो अतकामा डेजर्ट है, राइट, वहां पे ड्रॉट कंडीशन होगी, वहां पे बारिश बहुत ही कम होगी, राइट। ये वॉकर सेल हमारे एयर का था। पानी के नीचे भी एक और सेल घूमता है। नॉर्मल ईयर्स में ये होता है कि जब न्यू गिनिया या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम होती है, पेरुवियन कोस्ट के पास हाई प्रेशर सिस्टम होती है और हमने देखा कि इक्वेटोरियल करंट यहाँ साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया इस तरह से मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट, और यहाँ पे वाटर पाइल अप करता है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे जो पाइलिंग अप ऑफ वाटर है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, राइट। और मैंने सैलिनिटी के टाइम में बताया था कि जो पानी गर्म होता है उसमें इवोपरेशन ज्यादा एक्टिव होता है, एक्सेलरेट होता है, और इस तरह से जब इवोपरेशन ज्यादा होता है वो पानी ज्यादा सलाइन हो जाता है और ज्यादा हैवी हो जाता है और वो हैवी वाटर नीचे डाउन वेलिंग के जरिए नीचे चला जाता है सब सरफेस लेवल पे। यहाँ पे वाटर इस तरह जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पानी का कम हो रहा है, यहाँ से सारा पानी इस तरह जा रहा है, तो यहाँ के पानी को बैलेंस करने के लिए वो पानी यहाँ से मूव करके अब फेलिंग से ऊपर आता है, राइट। अब फीलिंग में ज्यादातर पानी जब आता है ऊपर तो वो ठंडा होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो जो साउथ अमेरिका पेरुवियन कोस्ट है वहां पे अपवेलिंग होती है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे डाउनवेलिंग होती है। मैंने पहले बताया कि जहां पे भी अपवेलिंग होती है वहां पे फिशिंग ग्राउंड अच्छा बनता है कि नीचे से न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आता है, ठंडा पानी ऊपर आता है और इससे जो प्लैंकटॉन्स बनते हैं या फिशिंग होती है बहुत अच्छे से डेवलप होती है। तो पेरुवियन कोस्ट पे इसीलिए जो है बहुत ही अच्छी फिशिंग ग्राउंड है, राइट। अब अल नीनो ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर पे पेरुवियन कोस्ट के पास हाई प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर, राइट। इक्वेटोरियल करंट यहाँ इस तरह ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है और इसी की वजह से यहाँ पे पाइलअप होता है और पूरा वॉकर सेल डेवलप होता है। अल नीनो ईयर में ये होता है कि यानी कि नॉर्मल सिचुएशन या 4 से 5 साल या 3 से 4 साल तक चलती है और एक ईयर में कुछ अननोन रीजन की वजह से ये होता है कि ये जो इक्वेटोरियल करंट है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है वो वीक हो जाएगा और एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो वेस्ट टू ईस्ट जाता है वो एक्टिव हो जाएगा, रीजन अननोन। इस करंट के इस तरफ जाने की वजह से अब ये होता है कि यहाँ पे पाइलिंग अप स्टार्ट होगा नियर पेरुवियन कोस्ट, यहाँ पे पाइलिंग अप ऑफ हॉट वाटर या वार्म वाटर होगा, इसलिए यहाँ पे अब पेरुवियन कोस्ट के पास लो प्रेशर कंडीशन बनना स्टार्ट होगा और यहाँ से यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन बनती है, एयर राइज करेगी और पूरा जो वॉकर सेल था उसका पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एयर राइज करेगी और ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा और यहाँ पे डिसेंडिंग, राइट। तो अल नीनो में आप देख सकते हैं रिवर्सल ऑफ द वॉकर सेल, पेरू के पास लो प्रेशर सिस्टम,
यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है क्लाउड डेवलपमेंट होता है और अथकामा डेजर्ट में बारिश आएगी। और ये विंड जब ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचते हैं, डिसेंड करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास हाई प्रेशर सिस्टम बनती है, तब ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी, वहां पे बारिश नहीं आएगी, राइट। तो ये अल नीनो इवेंट ऐसे होती है। नॉर्मल जो हमारा प्रेशर वॉकर सेल जो है उससे रिवर्स कंडीशन हो जाती है। इसकी वजह से पानी के नीचे भी सेल जो है वो भी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में हो रहा था कि पेरुवियन कोस्ट में अपवेलिंग हो रही थी और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में डाउनवेलिंग हो रही थी, राइट, क्योंकि इक्वेटोरियल करंट यहाँ से आके पाइलिंग अप करते थे, ज्यादा सलन वाटर डाउनवेलिंग होता था, नीचे जाता था और इस तरह की पूरी साइकिल जो है बनती थी। अल नीनो ईयर में ये होता है कि यहाँ पे अब साउथ अमेरिका में अब पाइलिंग अप ऑफ वाटर हो रहा है, यहाँ पे पाइलिंग अप, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम, इसलिए ये पानी अब साउथ अमेरिकन कोस्ट पे डाउनवेलिंग हो रहा है और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे अपवेलिंग हो रहा है, राइट। और इसकी वजह से क्या होता है कि पेरुवियन कोस्ट पे ये अपवेलिंग की वजह से जो बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड था, फिशिंग बिजनेस था, वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। फिर डाउनवेलिंग की वजह से वो न्यूट्रिएंट रिच वाटर नहीं आएंगे और वो फिशिंग ग्राउंड जो फिशिंग जो हो रही थी वो बंद हो जाएगी। तो अल नीनो ईयर में ये इफेक्ट होता है। एक तो अथकामा डेजर्ट में जो डेजर्ट है वहां पे बारिश आएगी और जिसे बारिश चाहिए ऑस्ट्रेलियन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, वहां पे ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी। प्लस पेरुवियन इकोनॉमी जो फिशिंग पे डिपेंडेड है वो पूरी कोलैप्स हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस अल नीनो ईयर। अल नीनो के क्या क्या इम्प्लीकेशंस, राइट, और बहुत ही ज्यादा वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो पूरा वॉकर सेल जो चेंज हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर आ गया, इसलिए सिर्फ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में नहीं लेकिन यहाँ पे ऊपर के जो इंडोनेशियन वो सारे जो कंट्रीज हैं वहां पे भी ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी। और इसकी वजह से जो इंडोनेशिया वो तो इक्वेटोरियल रीजन है, वहां पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है और इस ड्राई कंडीशन में वहां पे फॉरेस्ट फायर के भी इंसिडेंट्स होते हैं। ये जो पूरा अल नीनो है वो इंडियन मानसून को भी अफेक्ट करता है। कैसे? ये पूरा एक सेल जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे आप समझिए राइट हैंड साइड पर साउथ अमेरिका है और इसका पूरा जो है वॉकर सेल बनता है। जनरली वेस्टर्न पैसिफिक पुल ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर सिस्टम होती है, राइट। और अभी हमने देखा था कि हमारे इंडिया में दो प्रेशर सिस्टम की वजह से हमारे इंडिया में मानसून चलता है। साउथ में अफ्रीका के पास है मस्करीन हाई और नॉर्थ में तिब्बत के पास है लो प्रेशर सिस्टम ऑफ तिब्बत। यानी कि समर सीजन में सन का एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ITCZ का अराउंड तिब्बत के पास आना, तिब्बत का लो प्रेशर सिस्टम बनना और तिब्बत में एयर का राइजिंग होना, राइट, और वो एयर राइज होके डिसेंड करती है मस्करीन हाई के पास में। और मस्करीन हाई बेसिन जो है हाई प्रेशर में हमेशा डाइवर्जिंग होते हैं, विंड अलग अलग डायरेक्शन में नीचे से मूव करता है, वो एयर यहाँ पे पूरी जाएगी इंडिया के पास। जितनी एयर इंडिया के पास ज्यादा जाएगी उतना हमारा मानसून ज्यादा अच्छा होगा। ये जो पूरा सेल है हमारा मस्करीन हाई बेसिन का वो वेस्टर्न पैसिफिक पूल के साथ भी कनेक्टेड है, राइट। वेस्टर्न पैसिफिक पूल में जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुई है वहां पे जो एयर राइज करती है उसकी एक ब्रांच जाके साउथ अमेरिका में जाके जो है डिसेंड करती है और दूसरी ब्रांच मस्करीन हाई बेसिन में आके डिसेंड करती है, राइट। और इसी की वजह से मस्करीन हाई बेसिन और वेस्टर्न पैसिफिक पूल के बीच में भी एक सेल वॉकर सेल डेवलप हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितना स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न पैसिफिक पुल होगा उतनी ही ज्यादा एयर यहाँ पे भी आएगी मस्करीन हाई बेसिन पे। और मस्करीन हाई बेसिन जितना स्ट्रॉन्ग बना, जितनी डिसेंडिंग होगी उतना मस्करीन हाई बेसिन जितना स्ट्रॉन्ग होगा और वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा विंड की जो एयर है वो हमारे इंडिया में ज्यादा पुश होगी और हमारा मॉनसून ज्यादा अच्छा होगा। अब अल नीनो के टाइम पे ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास में या लो प्रेशर सिस्टम की जगह हाई प्रेशर सिस्टम बन जाती है और उसी की वजह से ये जो हाई प्रेशर सिस्टम है वो जो यहाँ से राइज होके हमारे मस्करीन हाई बेसिन को स्ट्रॉन्ग कर रही थी वो चीज निकल जाती है, वो ये डिसअपियर, ये पूरा वॉकर सेल डिसअपियर हो जाता है और इसी की वजह से हमारा मस्करीन हाई बेसिन वीक रहता है। और जब भी मस्करीन हाई बेसिन वीक रहेगा इतने ज्यादा विंड्स इंडिया के पास आ नहीं पाएंगे और हमारा मानसून जो है वो वीक रहेगा। लास्ट ईयर वॉज द अल नीनो ईयर। अल नीनो लास्ट ईयर हुआ था और इसकी वजह से ऐसा प्रिडिक्ट किया गया कि हमारा मानसून जो है वीक होगा। लेकिन पूरा मानसून सीजन जो है पास होने के बाद अराउंड एंड ऑफ द मानसून सीजन में फिर से अच्छी बारिश हो गई। शायद ये जो पूरा अल नीनो का जो पूरा वॉकर सेल होगा वो शायद वीक हो गया होगा और इसी वजह से ज्यादा विंड्स इंडिया के साइड पे पुश हो गए होंगे और हमारा मानसून जो था वो रिकवर हो गया। एक्चुअली जिस तरह से ये अल नीनो के साइकिल यहाँ पे मस्करीन हाई से जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है, ऐसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है या ऑब्जर्व करता है साइंटिस्ट कि ऐसे बहुत सारे सेल इस
तरीके के मस्करीन वेस्टर्न पैसिफिक फूड से या ऑस्ट्रेलिया में जो साउथ अमेरिका में जो हाई प्रेशर बन रहा है उससे ज्यादा कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि एक फूल सेल यहाँ पर, एक सेल यहाँ पे है, इस तरह के बहुत सारे सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि सारे सेल जो है वो अभी डिस्कवर नहीं हो पाए और इसीलिए अल नीनो और कितनी जगह पे क्या क्या इफेक्ट करता है वो हमें अभी तक पता नहीं चला है, राइट। लेकिन इतना जरूर है कि अल नीनो एक ग्लोबल फिनोमिना है, यानी कि सिर्फ भले ही वो एक ही जगह पे होता है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में, लेकिन वो दूसरे सेल के साथ, वॉकर सेल के साथ कनेक्टेड हो सकता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा और अलग ग्लोबल रीजन को भी अफेक्ट कर सकता है। और जितना हमारा ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जितना ही टेम्परेचर बढ़ेगा इतना ही ज्यादा अल नीनो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी, राइट। इतनी ज्यादा लो प्रेशर जो कंडीशंस जो है बनती जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी उसकी बढ़ती जाएगी, जो चेंजिंग ऑसिलेशन हो रहा है वो अल नीनो का बढ़ता जाएगा। तो अल नीनो इसी तरह से हमारे इंडियन मॉनसून और कई ग्लोबल एटमॉस्फेयर या वेदर फिनोमिना को अफेक्ट करता है। ला नीना और कुछ नहीं, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन थी वही अगर स्ट्रांग हो जाए तो उसे ला नीना कहते हैं, यानी अल नीनो से रिवर्स या नॉर्मल कंडीशन का स्ट्रांग होना। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास में जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक पूल है उसका बहुत ही ज्यादा इंटेंस लो प्रेशर हो जाना, बहुत ही ज्यादा एयर का राइजिंग होना, और ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडोनेशिया के पास बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल होना, फ्लड कंडीशन आ जाना, इवन इंडिया में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रेनफॉल आना, फ्लड कंडीशन आ जाना, तो ऐसे इवेंट को ला नीना कहते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ही ज्यादा एयर राइजिंग होगी और साउथ अमेरिका में बहुत ही ज्यादा जो है डिसेंडिंग होगी, हाई प्रेशर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ला नीना इवेंट में। इसीलिए ऑब्वियसली अताकामा में तो डेजर्टिक सिचुएशन में रेनफॉल जरा भी नहीं होगी, इस ईस्टर्न पार्ट में बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होगी, राइट। और यहाँ पे अगर हम नीचे की साइड में पानी में देखें तो पानी में भी पेरुवियन कोस्ट बहुत ही ज्यादा अपफिलिंग होगी, राइट। और इतनी ज्यादा अपफिलिंग होगी कि पेरुवियन कोस्ट की फिशिंग में भी इतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगा कि प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे, राइट। तो इस इवेंट को ला नीना कहते हैं, जो नॉर्मल सिचुएशन को बहुत ही इंटेंसिफाई करता है, राइट। रिवर्स ऑफ अल नीनो। आज हमने अभी देखे थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो, अल नीनो, ला नीना और उनके इम्प्लीकेशंस।